हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम साइंस कोचिंग पे। मैं अली सर आज आप लोग के बीच विज्ञान के यानी विज्ञान साइंस जिसका विषय कोड 112 है के सभी एक ही वीडियो में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव वीडियो के आंसर देखने जा रहे हैं। ये आप लोग श्योर रहें, यही प्रश्न आपका ओरिजिनल है। आप लोग को और दूसरे वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमारे वीडियो को आप कम्प्लीटली जितना दे रहे हैं उतना कंप्लीट वीडियो देख लेते हैं तो आप लोग को दूसरे वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोग कृपया करके पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखें, ज़रूर देखें। अगर आपको अर्जेंट काम लग रहा है या जानते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर देखना है तो अपना थोड़ा सा वक्त निकाल कर इसको पूरा वीडियो देखें ताकि आप लोग को पूरा अर्थ समझ में आए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं और चाहते हैं कि इस तरह के वीडियो आप लोग के पास आता रहे तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस तरह के बीच बीच में वीवीआई क्वेश्चन हम लोग आपको क्लास 10th के लिए भी देते रहेंगे। आप लोग उसका इस पर टेस्ट ज़रूर देंगे। हम एक टेस्ट सीरीज भी इस पर शुरू करेंगे। आप लोग ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, लाइव और टाइम बना देंगे फिक्स। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग इस चैनल पर जुड़े रहेंगे तो आप लोग को मैट्रिक में एग्ज़ाम के तैयारी भी हम लोग आपको इसके माध्यम से करवाने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं विज्ञान का प्रश्न पत्र है जिसमें आपको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कुल कितने प्रश्न हैं और आप लोग को इसमें जो निर्देश दिए गए हैं उस निर्देश को अच्छे से पढ़ लेना है। और इसमें 2 सेक्शन बांटे हुए हैं प्रश्न पत्र। खंड अ जिसमें वस्तुनिष्ठ जिसको ऑब्जेक्टिव टाइप कहते हैं और दूसरा हो जाएगा सब्जेक्टिव खंड ब। तो इसमें आपको 1 से लेकर 80 तक प्रश्न हैं जिनमें से किसी 40 का उत्तर देना है, लेकिन मैं आपको सारा उत्तर बताऊँगा। ठीक है, आपको जो लगेगा वो बनाएंगे आप। तो पहला प्रश्न से हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग पहला प्रश्न देख सकते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है बच्चों, निम्न में कौन सदिश राशि नहीं है, यानी कि सब सदिश है। बिल्कुल सही, तो इसका ऑप्शन बी चाल हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है विस्थापन की दर क्या है। विस्थापन की दर, तो ऑप्शन बी वेग। तीसरा प्रश्न त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है यदि एक ही ताप पर 2 गेंदें टकराती है तो क्या संरक्षित रहेगा, तो संवेग, ऑप्शन ए। पांचवा प्रश्न आप देखेंगे, न्यूटन निम्न में किसका मात्रक है, ऑप्शन ए बल का। छठा प्रश्न जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे चलती है तो इस गति को क्या कहते हैं, ऑप्शन ए आवर्त गति, ऑप्शन बी त्वरित गति, ऑप्शन सी दोलनी गति, इनमें से सभी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर। सातवां प्रश्न है 20 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से यदि कोई व्यक्ति चल रहा है तो किलोमीटर पर आवर में उसकी चाल क्या होगी, तो ऑप्शन सी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। आठवां प्रश्न है 2 स्टेशनों के बीच एक ट्रेन एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकेंड में 5 मीटर प्रति सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड की गति प्राप्त करती है। ट्रेन का त्वरण क्या होगा, ऑप्शन ए 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। नवा प्रश्न आप देखेंगे 24 मीटर प्रति सेकेंड की प्रारंभिक चाल और -4 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान वस्तु कितने समय के बाद रुक जाएगी, तो ऑप्शन बी 6 सेकेंड। यदि कैपिटल एफ परिमाण का बल एम द्रव्यमान की वस्तु में ए त्वरण उत्पन्न करता है तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। 11वां है दाब का एसआई मात्रक, ऑप्शन बी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। 12वां है पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है, ऑप्शन सी 0। 13वां चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के उसके भार का लगभग कितना गुना होता है, ऑप्शन डी 1/6 गुना। 14वां प्रश्न घनत्व का एसआई मात्रक निम्न में से कौन है, ऑप्शन डी केजी प्रति मीटर क्यूब। 15वां है किस ताप पर पानी का घनत्व महत्तम होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे, 4 डिग्री सी पे, ऑप्शन बी। 16वां का जो प्रश्न है उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 128 वाट। 17वां है संपीड़ित कामानी में धारित ऊर्जा, ऑप्शन ए स्थितिज ऊर्जा। 18वां है 1 वाट निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा था, ऑप्शन डी 1 जूल प्रति सेकेंड के बराबर। स्मॉल एम द्रव्यमान की एक वस्तु जो भी स्मॉल भी वेग से गतिशील है की गतिज ऊर्जा क्या होगी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर 12 mv²।
20वां प्रश्न, यदि स्मॉल m तथा 2m द्रव्यमानों के दो पिंड एक समान वेग से चल रहे हैं तो इनकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा? ऑप्शन डी 1/3। 21वां प्रश्न, जब पृथ्वी तल से किसी वस्तु की ऊंचाई दुगुनी कर दी जाती है तब उसकी स्थितिज ऊर्जा हो जाती है? ऑप्शन ए दुगुनी। 22वां, ध्वनि किस माध्यम से यात्रा करती है? ठोस, तरल, गैस, तीनों से? ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन तरंग दैर्घ्य का मात्रक है? इनमें से सभी। ऑप्शन ए, बी, सी, तीन हो जाएगा। 24वां, किसी माध्यम में किसी तरंग के कंपित कणों का माध्य स्थिति से महत्तम विस्थापन को कहते हैं? तरंग का आयाम। ऑप्शन ए। 25वां प्रश्न है, दो क्रमिक श्रृंगों अथवा गर्तों के बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य। ऑप्शन सी। 26वां प्रश्न है, 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति से अधिक आवृत्ति के तरंगों को कहते हैं प्राश्रव्य तरंग। ऑप्शन बी। 27वां प्रश्न है, प्रतिध्वनि की कौन सी घटना है? प्रतिध्वनि ध्वनि की कौन सी घटना है? ऑप्शन सी परावर्तन। 28वां, सामान्य वायुमंडलीय दाब पाड़े का होता है? बी 76 सेंटीमीटर। 29वां, जब वायुमंडलीय दाब बढ़ता है तब पानी का क्वथनांक? ऑप्शन ए बढ़ता है। ऊष्मा का ऐसा मात्रक? ऑप्शन ए जूल। 31वां, 300 के निम्न में किसके बराबर है? 27 डिग्री सी। ऑप्शन डी। 32वां प्रश्न, निम्नलिखित में किससे अधिक जलन अनुभव होगी? ऑप्शन ए भाप। 33वां, वाष्पन की प्रक्रिया से होती है? ऑप्शन बी गर्मी में कमी। 34वां है, गैसों का द्रव में परिवर्तन कहलाता है? संघनन। 35वां है, निम्नलिखित में कौन धातु है? ऑप्शन सी सोना। 36वां है, निम्नलिखित में कौन तत्व है? ऑप्शन सी आर्सेनिक। 37वां प्रश्न है, किसी पदार्थ का अधिकृत स्थान कहलाता है? ऑप्शन डी आयतन। 38वां, किसी गैस का सीधे ठोस रूप में परिवर्तन क्या कहलाता है? निक्षेपन, ऊर्ध्वपतन। 39वां है, निम्नलिखित में किस में द्रव का वाष्पन तेजी से होगा? प्रकनली, बोतल, थाली, कोनीय फ्लास्क। ऑप्शन सी। 40वां, निम्नलिखित में कौन ऊर्ध्वपातित पदार्थ नहीं है? फिटकिरी। पायस क्या है? ऑप्शन डी दो अमिश्रणशील द्रवों का मिश्रण। 42वां, निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन है? बी लोहे में जंग लगना। 43वां, निम्नलिखित में कौन समांग प्रकृति का है? तो सी जल। 44वां, आपको बता दें 40 ही प्रश्नों का उत्तर देना है, लेकिन आप लोग को यहाँ इससे ज़्यादा प्रश्न दिखाया गया तो आप लोग फटाफट से देख लीजिए। ये 44 का ऑप्शन डी हो जाएगा, 45 का सी हो जाएगा, 46 का सी है, 47 का सी ऑप्शन हो जाएगा। आपको फास्ट में बता देते हैं, 48 का ऑप्शन बी हो जाएगा, CO2 हो जाएगा। और 49 का CO मोलर द्रव्यमान, 28 AMU है ना। 50 का ऑप्शन ए, 51 का ऑप्शन डी O2, 52 का ऑप्शन सी परमाणु द्रव्यमान, 53 का ऑप्शन बी और 54 का हो जाएगा ऑप्शन ए 281। 55 का हो जाएगा CO2। 56 का हो जाएगा ऑप्शन सी कोशिका झिल्ली। 57 का हो जाएगा लिपिड एवं प्रोटीन दोनों की। 58 का हो जाएगा प्याज की झिल्ली में दिखने वाली कोशिका किस प्रकार की होती है? ऑप्शन बी आयताकार। 59 का हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी स्थूलकोणोत्तक, दृढ़ोत्तक, मृदुतक। 60 का हो जाएगा मृदुतक का प्रमुख कार्य क्या है? इनमें से सभी पौधों को सहारा देना, भोजन का संचय करना, उत्तकों के बीच स्थित रिक्त स्थानों को भरना। और 61वां हो जाएगा स्टार्च एक प्रकार का क्या है? तो ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट। 62 का ऑप्शन सी हरित शैवाल। 63 का ऑप्शन सी मृतजीवी फंजाई। 64 का हो जाएगा क्रिश्चियन डीडोवे। 65 का हो जाएगा क्रिस्टी कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। 66 का ऑप्शन ए मैट्रिक्स हो जाएगा। 67 का हो जाएगा ल्यूकोप्लास्ट। और 68 का हो जाएगा आयरन कैमा कहाँ पाया जाता है? तो जलीय पौधों में। जाइलम उत्तक में क्या पाए जाते हैं? तो ऑप्शन डी ए एवं सी यानी कि वाहिकाएँ और वाहिनिकाएँ। 70वां निम्नलिखित में से कौन जीवाणु में पाया जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं है ना। इसका जवाब हो जाएगा ये इनमें से कोई नहीं। 71वां हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है? तो इसका हो जाएगा एंजियोस्पर्म ऑप्शन बी। 72 का हो जाएगा धान एवं गेहूं किस प्रकार के पौधे हैं? एक बीजपत्री ऑप्शन ए। 73वां का हो जाएगा भोजन में लौह खनिज की कमी से होने वाले रोग निम्न में से कौन सा है? तो एनीमिया ऑप्शन डी। 74वां निम्नलिखित में से कौन शरीर के जोड़ों को प्रभावित करने वाला रोग है? ऑप्शन सी गठिया। 75वां निम्न में कौन संक्रामक रोग है? ऑप्शन डी इनमें से सभी, रेबीज, कालाजार, डिप्थीरिया। 76वां इनमें से कौन खरीफ फसल है? ऑप्शन बी धान। 72वां हो जाएगा 2,4-D निम्न में से किसका एक सामान्य उदाहरण है? ऑप्शन बी खरपतवार नासिका। उसके बाद 78वां है निम्न में कौन भारतीय
नस्ल की गाय हैं? तो ऑप्शन ए थरपाकर 79 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कुक्कुटों को होने वाला एक गंभीर संक्रामक रोग है? ऑप्शन डी रानीखेत। और लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रजाति के द्वारा मोतियों का संवर्धन किया जाता है? तो ऑयस्टर, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए ऑयस्टर हो जाएगा। अब हम लोग सेक्शन बी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर को देखेंगे। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग सेक्शन बी सब्जेक्टिव प्रश्न के उत्तर को देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इसमें सारे क्वेश्चन को आप देख लें और आप लोग को 4 ही प्रश्न का इसमें से उत्तर देना है, लेकिन हम 5-5 आंसर बताए हुए हैं ना, देख रहे हैं, 4 प्रश्न के उत्तर देना है और लॉन्ग में आपको एक ही देना है ना। ये सबसे पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए। ये रहा आपका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप स्टॉप करके पढ़ लीजिए अब इसको, ठीक है, स्टॉप करके पढ़ सकते हैं, इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। इसमें देख रहे हैं ना, केमिस्ट्री का सबका लॉन्ग क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन में से एक ही का आंसर आपको करना है, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, ये तो आपका हो गया कौन सा, केमिस्ट्री का शॉर्ट क्वेश्चन शुरू हो गया। ये केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन रहे, देख सकते हैं। चलिए दीर्घोत्तरीय का ये प्रश्न हो गया। अब बायोलॉजी का देख लीजिए प्रश्न, ये बायोलॉजी के है प्रश्न, ये सब प्रश्न आप देख लीजिए। उसके बाद मैं सबके उत्तर दिखाऊंगा, उत्तर का नंबर के अकॉर्डिंग आप समझेंगे कि ये शॉर्ट क्वेश्चन है या लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए अब आप लोग को आंसर दिखाते हैं। ये रहा आपके सब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर। ये भौतिक विज्ञान के हैं। जड़त्व का नियम क्या है, ये प्रश्न आप देख सकते हैं कि जड़त्व का नियम कहता है कि कोई वस्तु अपनी वर्तमान अवस्था विश्राम या समान गति, विश्राम या विराम में बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। जड़त्व का नियम ये कह रहा है। दूसरा है विश्राम या विराम, है ना, घबराएंगे नहीं, उसमें प्रश्न में विराम लिखा हुआ, इसमें विश्राम लिखा हुआ। और गति सापेक्ष पद कैसे हैं? तो यहाँ पर इसका उत्तर यहाँ पर देख सकते हैं, विश्राम और गति सापेक्ष है क्योंकि यह पर्यवेक्षक पर निर्भर करता है। एक ही वस्तु किसी के लिए स्थिर हो सकती है और दूसरे के लिए गतिशील हो सकती है ना। जैसे हम लोग ट्रेन में बैठे रहते हैं तो एक दूसरे को देखते हैं, तो एक दूसरे को देखेंगे तो वो लग रहा है क्या कि विराम में है, लेकिन बाहर वाले को क्या लगेगा कि ये गति में है। हम भी चल रहे हैं, ट्रेन भी चल रहा होता है नहीं। तीसरा, कार्य और ऊर्जा में संबंध स्थापित करें। तो कार्य और ऊर्जा में सीधा संबंध है। जब किसी वस्तु पर कार्य किया जाता है तो उसमें ऊर्जा का परिवर्तन होता है, कार्य बराबर ऊर्जा का स्थानांतरण। चौथा है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हर वस्तु दूसरी वस्तु को आकर्षित करती है, यह बल द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होते हैं, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। और सूत्र यहाँ पर आप देख सकते हैं। पांचवा है धूल के कण बाहर क्यों आ जाते हैं। तो ये प्रश्न जो है अधूरा है। ये प्रश्न ये था कि जब छड़ी से दरी को पीटा जाता है तो दरी के कण बाहर आ जाते हैं, ऐसा क्यों? तो ये प्रश्न जो है अधूरा रह गया, ठीक है मेरे बच्चों। आप 5वां प्रश्न देख सकते हैं। उसमें प्रश्न ये था, जब छड़ी से दरी को पीटा जाता है तो धूल के कण बाहर आ जाते हैं, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो प्रश्न थोड़ा सा मिस्टेक है, तो आप लोग उसको देखेंगे, आंसर सही है, ठीक है। अब अगला दीर्घोत्तरीय है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत है। तो देख सकते हैं ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत को, ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट, यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। अगणितीय प्रमाण का संक्षेप यहाँ पर आपको दिया गया है, आप इसको देख लीजिए, है ना, सबका संकेत में दिया गया है। अब 10वां प्रश्न देखिए क्या है, समतल सतह से ध्वनि प्रवर्तन का प्रयोग है। कोई एक ही बनाना था, लेकिन यहाँ पर दोनों दिया गया है। आप केमिस्ट्री की तरफ बढ़ें, रसायन शास्त्र, ठीक है। रसायन शास्त्र का 11वां प्रश्न है, पदार्थ की परिभाषा उदाहरण सहित दे। तो जिस लिखेंगे पदार्थ के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन आप लोग को स्वयं भी करना होगा कि जिसमें द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरता हो उसे पदार्थ कहते हैं। लिखेंगे वैसा वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरता हो, उसे पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के लिए पानी, हवा, लकड़ी आदि, है ना। 12वां है तत्व और यौगिक में अंतर। तो आप देख सकते हैं, एक तरफ तत्व है, देख रहे हैं, ये तत्व हो गया, और यौगिक दोनों में अंतर। यह एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है और यौगिक में ये 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर इसके बने होते हैं। ये तत्व जो होता है वो सरल पदार्थ होते हैं, जबकि यौगिक जो होता है वो जटिल पदार्थ होता है। आपको बनाकर लिखना है। इसके एग्जाम्पल में ऑक्सीजन और इसके उदाहरण पानी है ना, क्योंकि पानी इसलिए यौगिक है क्योंकि देखो पानी जो है वो H2O उसका सूत्र होता है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर बना होता है। और तत्व की बात करें ऑक्सीजन, ये केवल सिंगल O से बना हुआ है ना, इसमें और कुछ नहीं है। 13वां है आयन क्या है। तो आयन वह कण है जिसमें इलेक्ट्रॉन के
खोने या पानी से आवेश आ जाता है। तत्व की संयोजकता आप देख सकते हैं। 15वां प्रश्न ये है, ओजोन परत हमारे लिए क्यों उपयोगी है? तो ओजोन परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी यूवी किरणों से हमें बचाती है। अगर इसमें आप एक्सप्लेन करके आप लिखेंगे शॉर्ट में है, ताकि आपको कुछ ना तो थोड़ा बहुत याद हो जाए। ओजोन परत हमारे लिए क्यों उपयोगी है? क्योंकि ओजोन परत जो है क्या है, वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत होती है जो एक छन्ना का काम करता है। सूर्य से निकलने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरण जो कि हमारे त्वचा को नुकसान पहुंचा सकता है, स्किन कैंसर के कारण हो सकते हैं, तो उन रे को ऊपर में ही वो क्या करता है, फिल्टर कर देता है और धरती पर जो मीठा रोशनी होता है वो भेज देता है कि हमारे स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, समस्थानिक और संभारिक में समस्थानीय लिखा गया है, अब समस्थानिक और संभारिक है, इसमें अंतर है, तो आप यहाँ पर इसके अंतर को भी देख सकते हैं। 21वां प्रश्न है, विसरण तथा प्रसरण में क्या अंतर है? तो यहाँ पर आप देख लीजिए, विसरण तथा प्रसरण में अंतर। विसरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर फैलते हैं और इसमें झिल्ली आवश्यक नहीं होती। अब प्रसरण की बात करेंगे तो प्रसरण में जल अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से उच्च जल सांद्रता से निम्न जल सांद्रता की ओर जाता है। अतः विसरण सभी कणों के लिए होता है, जबकि प्रसरण केवल जल के लिए होता है। अगला प्रश्न 22वां है, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है? कोशिका जीवों की सबसे छोटी इकाई है जो जीवन के सभी कार्य कर सकती है। सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं, हमारा और शरीर की संरचना इन्हीं से बनती है। साथ ही सभी जैविक क्रियाएं, श्वसन, पाचन आदि कोशिका में ही होती है। इसलिए कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है, क्योंकि सभी जीवों का निर्माण उसी से हुआ है। 23वां है, संयोजी ऊतक क्या है? ये इसके दो उदाहरण दे। तो संयोजी ऊतक वह ऊतक है जो शरीर के विभिन्न भागों से को जोड़ने और सहारा देने का काम करता है। यह ऊतक अंगों को एक साथ रखता है और सुरक्षा भी प्रदान करता है। इसके उदाहरण यहाँ पर आपको दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 24वां है, वर्गीकी से आप क्या समझते हैं? वर्गीकी जीवों के वर्गीकरण का विज्ञान है जिसमें उन्हें उनके गुणों के आधार पर समूहों में बांटा जाता है। इससे जीवों की पहचान और अध्ययन आसान हो जाता है। वर्गीकी से हमें जीवों के बीच संबंधों को समझने में मदद मिलती है। आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप हमको बताएंगे कि वर्गीकी के जनक किसे कहा जाता है। आप कमेंट करके ज़रूर जवाब देंगे। देखते हैं कितने बच्चे मेहनत से पढ़ते हैं। 25वां है जो कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ये पल्स पोलियो कार्यक्रम क्या है? तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर इसका भी उत्तर है। उसके बाद आप 29वां है, रक्त एवं लसिका में के कार्यों का वर्णन करिए। लॉन्ग क्वेश्चन का है ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। ये देख लीजिए, अब लसिका के कार्य हो गया यहाँ पे। अब 30वां है, दोनों में इसको एक बनाना है। जंतु जगत की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें, है ना, ये आपका लास्ट आंसर हो गया। तो आप लोग देख सकते हैं। आशा करते हैं कि आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ होगा। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो आप लोग हमारे वीडियो को क्या बोलते हैं, लाइक करके जाएंगे और एक प्यारा सा कुछ ना कुछ कमेंट्स ज़रूर करके रहेंगे। शुक्रिया हो, थैंक यू वाला हो, या फिर कोई भी अगर सुझाव देना चाहो आप हमारे कमेंट्स में दे सकते हैं। चलिए बच्चों, फिर हम विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया, आप लोग यहाँ तक हमारे वीडियो को कंप्लीट सुना, आपने देखा, इसके लिए दिल से शुक्रिया।